प्लस मैपिंग, प्लस मैपिंग। इसके हम क्वेश्चंस लेंगे, इसके हम क्वेश्चंस लेंगे, इसके हम प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, इसके हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे या इसके हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसके हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, इसके हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तो जैसे कल हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ ही, क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ ही हम लोग क्या करेंगे कि डिस्कशन के साथ साथ, ठीक है ना, डिस्कशन के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कॉन्सेप्ट को भी प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बायोजियोग्राफी, जैव भूगोल प्लस एनवायरमेंट। आपके एग्जाम में एनवायरमेंट से वैसे क्वेश्चन होते नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एनवायरमेंट से एक क्वेश्चन आपका आ जाए, पूछ दिया जाए, वही काफ़ी है। एक क्वेश्चन भी कभी कभी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, एक क्वेश्चन भी कभी कभी बड़ा ही निर्णायक भूमिका प्ले कर देता है, बड़ा ही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसके भी कुछ क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले डिस्कस किया जाए, पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल सा है कि इन विच ईयर एंड बाय हुम वाज द टर्म इकोसिस्टम क्वाइंट। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का किस वर्ष और किसके द्वारा गढ़ा गया था। समझो तो आपका स्पेशली आपका टांसले थे, याद रखना, टांसले थे जिन्होंने इकोसिस्टम का यूज किया था, याद रखना, टांसले, टांसले, टांसले के द्वारा इकोसिस्टम की बातें की गई, इकोसिस्टम की बातें की गई। लेकिन जो हेकल थे, जो अर्नेस्ट हेकल थे, अर्नेस्ट हेकल के द्वारा पहली बार इकोलॉजी शब्द का, पहली बार इकोलॉजी शब्द का या पहली बार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार इकोलॉजी या पहली बार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया, का प्रयोग किया गया। देखो इकोलॉजी में क्या होता है, पारिस्थितिकी में क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इन देयर हैबिटेट, इन देयर हैबिटेट, हैबिटेट, जीवों का उसके आवास में अध्ययन करना, जीवों का उसके आवास, जीवों का उसके आवास के अंदर अध्ययन करना, के अंदर अध्ययन करना, समझ लो, अध्ययन करना, इसे कहा जाता है इकोलॉजी, इसे कहा जाता है इकोलॉजी। क्वेश्चन ये उठा कि इकोसिस्टम क्या है, ये तो इकोलॉजी हो गया, इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम क्या है, सुनो ध्यान से, इकोसिस्टम होता है स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। समझो, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, जैविक एवं अजैविक, जैविक एवं अजैविक, जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच, जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन, समझते चलो, जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, बायोटिक और अबायोटिक के बीच इंटरेक्शन का जो अध्ययन होता है आपका, ठीक है, अध्ययन होता है, उसी को कहा जाता है तुम्हारा क्या, इकोसिस्टम कहा जाता है। अब इकोसिस्टम की बातें करें, आपका इकोसिस्टम की बातें करें तो इकोसिस्टम में एक बायोटिक कंपोनेंट है, एक बायोटिक जैविक घटक होता है और एक होता है अबायोटिक,
एक अबायोटिक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक में आपका, जैविक घटक में क्या कहते हैं आपका, जैविक घटक की बातें करें तो जैविक घटक में हम किसको शामिल करते हैं, प्लांट प्लस एनिमल, प्लांट और एनिमल को शामिल किया जाता है। अजैविक घटक में हर वो तत्व शामिल होता है जिसके पास लाइफ नहीं होता है। अजैविक घटक में हर वो तत्व शामिल होता है जिसके पास क्या कहते हैं, लाइफ नहीं होता है आपका, जिसके पास लाइफ नहीं होता है। इस बात को समझना। अब अगर हम इकोसिस्टम की बातें करें, इकोसिस्टम की अगर हम बातें करें तो समझो ये मान लो प्लांट हैं, ये प्लांट है या पादप हैं, ठीक है। यहां पे सपोज करो शाकाहारी है, शाकाहारी हैं, यहाँ पे सपोज करो मांसाहारी हैं, यहाँ पे मांसाहारी हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो सर्वाहारी है। मान लो प्लांट है, पादप है, यहाँ पे काऊ मान लेते हैं, रैबिट मान लेते हैं, रैबिट है। यहाँ पे मान लेते हैं आपका वुल्फ है, वुल्फ है या लॉयन है, लॉयन है। अब देखो क्या है, ये मान लो सन है, ये सन है, इस सूर्य का प्रकाश आता है, यहाँ पे सनलाइट आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, और पादप जो है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। पादप जो है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आई बात समझ में। इसलिए इन्हें आपका कहा जाता है प्रोड्यूसर, समझो, इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है, इन्हें उत्पादक कहा जाता है, इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक कहा जाता है। अब क्या होता है, इसके बाद प्लांट से जो एनर्जी है, एनर्जी 10% एनर्जी शाकाहारी के पास जाती है, यहां से 10% एनर्जी समझो आपका मांसाहारी के पास जाती है, 10% एनर्जी मांसाहारी के पास जाती है, और 10% एनर्जी आपका सर्वाहारी के पास आती है। 10% क्या कहते हैं, एनर्जी जो होती है वो कहाँ जाती है, सर्वाहारी के पास जाती है। इसे कहा जाता है फूड चेन कहा जाता है, इसे फूड चेन कहा जाता है, इसे आहार श्रृंखला कहा जाता है, फूड चेन या आहार श्रृंखला कहा जाता है। यहाँ पे जो एनर्जी जो होती है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ट्रांसफर, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी या ऊर्जा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है, हमेशा आगे की तरफ होता है, हमेशा आगे की तरफ होता है। समझो क्या कहते हैं आपका, आगे की तरफ होता है, एक ही दिशा में होता है, हमेशा पीछे की तरफ नहीं होता, ये बैक नहीं होता है, ये पीछे की तरफ नहीं होता है, ये बैक नहीं होता है। बढ़ते हैं यहां से आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि पारिस्थितिकी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सभी जीव और भौतिक पर्यावरण सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। यह ऊर्जा के प्रवाह और पदार्थों के चक्रण को दर्शाता है, सही है। यह एक नियत क्षेत्र में कार्य करने वाली इकाई है, समझो, यह एक नियत क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में कार्य करने वाली इकाई है, नियत क्षेत्र में कार्य करने वाली इकाई, बिल्कुल ठीक है आपका। तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला, ऑल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन इकोसिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, ठीक है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं सब ऊर्जा पर निर्भर करती हैं, बिल्कुल ठीक है। एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी तो पारिस्थितिकी तंत्र वर्क नहीं कर पाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के इकोसिस्टम के वर्क करने के लिए यह जरूरी है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता रहे, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता रहे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश, स्थानांतरण, भंडारण और निर्गम लगातार होता रहता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर ना हो। एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी तभी इकोसिस्टम काम करेगा। एनर्जी ट्रांसफर अगर नहीं होगी तो इकोसिस्टम काम नहीं कर सकता है। आंसर होगा ए। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों विशेषताएं होती, यस।
पारिस्थितिकी तंत्र का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है। इस स्ट्रक्चर में बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट आते हैं, जैविक और अजैविक घटक दोनों कंपोनेंट आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एनर्जी का फ्लो होता है, इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र एक एक्टिव सिस्टम है या पारिस्थितिकी तंत्र एक क्रियात्मक तंत्र का उदाहरण है। दूसरा, संरचनात्मक आयाम का अर्थ केवल व्यक्ति और पादप और जंतुओं के समुदाय से गलत है। व्यक्ति, पादप, जंतु प्लस अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट, इसके अंदर बायोटिक और अबायोटिक दोनों होते हैं। इसके अंदर बायोटिक और अबायोटिक दोनों होते हैं। यहां पे अबायोटिक नहीं लिखा हुआ है, यहां पे केवल और केवल बायोटिक लिखा हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक कारक भी संरचनात्मक घटकों में सम्मिलित। यस, तो 1 और 3 आंसर होगा, 1 और 3 बी आंसर होगा, 1 और 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शाक भच्छी का मतलब आपका शाकाहारी समझो क्या कहते हैं आपका, ठीक है। हार्बीवोर्स, ठीक है, हार्बीवोर्स समझो आपका शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता है। यस, प्लांट क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है। उसको कौन खाता है, उसको खाते हैं शाकाहारी, हार्बीवोरस खाते हैं, ठीक है, तो सही है। शाक भच्छी अपने भोजन के लिए सीधे पादप पर निर्भर करते हैं, सही है, ठीक है। शाक भच्छी अपने पादप के भोजन के लिए सीधे पादप पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही है आपका। तो आंसर हो जाएगा ए, जल्दी टिक कर लो, आंसर हो जाएगा ए, जल्दी टिक कर लो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 का आंसर हो जाएगा ए। 6 ये तो सिंपल है, हरे पादक उत्पादक हो जाएंगे। हरे पादक समझो क्या हो जाएंगे, उत्पादक। ग्रास होपर, टिड्डा प्राथमिक उत्पादक। ए का 4, बी का 3, समझो ए का 4, बी का आपका 3 होगा, ठीक है। पक्षी द्वितीयक उपभोक्ता, पक्षी टिड्डा को खा जाएगा, तो सी का हो जाएगा 1, तो डी का हो जाएगा 2। मिला लेना अपना आंसर, अपना आंसर यहां पे मिला लीजिए आपका, ठीक है, आंसर अपना मिला लीजिए। अगला डीकंपोजर की बातें कर रहा है, देखो डीकंपोजर या अपघटक। डीकंपोजर या अपघटक कौन होते हैं? डीकंपोजर या अपघटक वे होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में क्लीनिंग का काम करते हैं। अगर कोई चीज सड़ जाता है, कोई चीज की डेथ हो जाती है, सड़ जाती है, तो उसे खा करके उसे खत्म कर देते हैं। उसे खा करके उसे क्या कर देते हैं? खा करके उसे खत्म कर देते हैं आपका, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ये मृत जीवों के कार्बनिक तत्वों का विखंडन करते हैं, सही है, ठीक है, सही है आपका। दूसरा, ये पदार्थ के निरंतर चक्रण के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल ठीक है। पदार्थों को सड़ाते हैं, गलाते हैं, सड़ाते गलाने के बाद क्या कहते हैं? नए पदार्थों में आपका कन्वर्ट कर देते हैं। अधिकांश अपघटक सूक्ष्मजीवी और परपोषी प्रकृति के हैं, ये भी सही है। छोटे छोटे जीव है। परपोषी का मतलब दूसरे को खाने वाले, परपोषी का मतलब दूसरे को खाने वाले, तो आंसर हो जाएगा डी। ट्रॉपिक लेवल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रॉपिक लेवल इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। यस, देखिए आपका जो पोषण स्तर है, पोषण जो स्तर है, पोषण स्तर क्या बताता है? पोषण स्तर ये बताता है कि कौन सा जीव कहां पे होगा। पादप है तो प्रोड्यूसर होगा, पादप है तो प्रोड्यूसर होगा। हार्बीवोरस है आपका, शाकाहारी है, तो प्राइमरी आपका कंज्यूमर होगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, फिर टर्शियरी कंज्यूमर होगा, ठीक है। तो ये उसकी पोजीशन को बताता है। प्रत्येक पोषी स्तर एक ऐसे जीव के द्वारा निर्मित किया जाता है जिसका समान आहार पद्धति होता है, सही है। आप शाकाहारी वालों को एक स्तर पे रखोगे, मांसाहारी वालों को एक स्तर पे रखोगे, सर्वाहारी वालों को एक स्तर पे रखोगे। तीसरा, पोषी स्तरों की संख्या उत्पादक से उनकी ऊर्जा के स्रोत के अनुसार किया जाता है। सुनो, प्राथमिक पोषण स्तर पे ऊर्जा ज्यादा है तो संख्या ज्यादा होगा, संख्या ज्यादा होगा। द्वितीयक पोषण स्तर पे ऊर्जा कम है तो संख्या थोड़ा कम होगा। तृतीयक पे और कम है तो संख्या और कम होगा। तो जैसे जैसे लो ट्रॉपिक लेवल से हाई ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाओगे वैसे वैसे संख्या कम होता जाएगा।
ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो तीनों स्टेटमेंट यहां पे सही है। 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपका पूसी स्तर 1 हरे पादप, पूसी स्तर 2 शीश हो गया आपका। ठीक है, तो चलो मिलाओ जरा, ए का 3 बी का 1, मिलाओ जरा, ए का 3 बी का 1, सी का 4 सी का 4 और डी का तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, सी का 4 डी का तुम्हारा 2 हो जाएगा। मिला लेना इसे। 10 नंबर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर ट्रॉपिक लेवल टू लोअर ट्रॉपिक लेवल। बताओ पहला स्टेटमेंट सही या गलत? पहला स्टेटमेंट गलत है। यह निम्न पोषण स्तर से, यह निम्न पोषण स्तर से उच्च की तरफ चलती है। अभी मैंने बताया है निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ प्रवाहित होती है। ये हाई से लो की तरफ चलती है, सॉरी ये लो से हाई की तरफ चलती है, हाई से लो की तरफ नहीं चलती। तो एक गलत होगा, तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, अपने आप तुमको आंसर मिल गया। अपने आप तुमको आंसर मिल गया आपका। प्रत्येक पोषी स्तर पर कुछ ऊर्जा का हानि होता है। यस, ऊर्जा का स्तर पहले पोषी स्तर से ऊपर की जाने पर कम होता है। यस, मैंने बोला था कि एक से दूसरे लेवल पे केवल और केवल 10% एनर्जी होती है, केवल और केवल 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं होता है। तो टिक कर लेना, आंसर हो जाएगा बी। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर पर जाने की पुनर्वृत्ति प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, एक से दूसरे पे जाओगे तो इस पूरे की पूरी प्रोसेस को फूड चेन कहा जाता है, पूरे की पूरी प्रोसेस को आहार श्रृंखला कहा जाता है। 12 नंबर देखो, हमसे पूछ रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब थोड़ा इसके बारे में जान लो। हमसे पूछ रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण को इसका मतलब होता क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है एक पारिस्थितिकी तंत्र का दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन, दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन, तंत्र में परिवर्तन, परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ वन इकोसिस्टम टू अदर इकोसिस्टम, वन इकोसिस्टम टू अदर इकोसिस्टम। उसके बाद देखो क्या है, ये आपका अत्यंत ही मंद गति से होता है, अत्यंत ही मंद गति से होता है। ये स्लो प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है, आपका मंद प्रक्रिया है। इसके लिए समझो आपका लगातार पर्यावरण में परिवर्तन होना चाहिए, 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 कॉन्टिन्यूअस चेंजेज इन एनवायरमेंट, कॉन्टिन्यूअस चेंजेज इन एनवायरमेंट। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक प्राइमरी होता है, एक प्राथमिक होता है, और एक सेकेंडरी होता है, एक सेकेंडरी होता है या एक द्वितीयक होता है। प्राइमरी जो होता है ये वहां से प्रारंभ होता है, वहां से प्रारंभ होता है जहां पर पहले कभी जीवन नहीं था, पहले कभी जीवन नहीं था। ये वहां से स्टार्ट होगा
जहां पर पहले कभी क्या कहते हैं आपका जीवन नहीं था, जैसे वोल्केनिक रॉक, ज्वालामुखी चट्टाने, न्यू डेल्टा, नया डेल्टा आपका समझो आपका, न्यू पॉन्ड, नया तालाब, नया तालाब, बेयर्ड रॉक, बेयर्ड रॉक या नंगी चट्टाने, बेयर्ड रॉक या नंगी चट्टाने, जहां पर पहले कभी जीवन था ही नहीं, ये वहां से स्टार्ट होता है, ये वहां से स्टार्ट होता है। ये जहां से स्टार्ट होता, प्राइमरी जो सक्सेशन है ना, ये स्टार्ट होता है मास और लाइकेन से, ये स्टार्ट होता है मास और लाइकेन से, और मास और लाइकेन को कहा जाता है पाइनियर प्रजाति, पाइनियर स्पेसीज, या इसे कहा जाता है पाइनियर प्रजाति, पाइनियर स्पेसीज, या इसे पाइनियर प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, पाइनियर प्रजाति कहा जाता है। आपका सेकेंडरी द्वितीयक प्रजाति की बातें करें तो यह वहां से प्रारंभ होता है, वहां से प्रारंभ होता है जहां पर पहले जीवन था, लेकिन किसी कारणवश जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया है, जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। जैसे आग लगाए जंगल, जैसे क्या कहते हैं आपका, आग लगाए समझो आपका जंगल, आग लगाए जंगल हो गया। ठीक है, खेतों की कटाई करने के बाद हम खेतों में आग लगा देते हैं, खेतों की कटाई करने के बाद जब हम आग लगा देते हैं वो वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखते हैं जरा क्वेश्चन, कह रहा है कि आपका प्राथमिक अनुक्रमण उन स्थानों पर होता है जहां पर पहले कोई समुदाय अस्तित्व में नहीं था। सही है, जहां पर पहले कोई जीवन था ही नहीं, ये वहां से स्टार्ट होता है। नए बने डेल्टा, बालू के टीले, ज्वालामुखी द्वीप प्राथमिक अनुक्रमण के उदाहरण। दोनों सही है और एक्सप्लेन भी करता है, दोनों सही है, एक्सप्लेन भी करता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। लाइकेन को अक्सर पाइनियर कम्युनिटी कहा जाता है, यह सही है। लाइकेन आपका वहां पे आश्रय लेते हैं, लाइकेन वहां पे पैदा होते हैं जहां पे समझो आपका मिट्टी नहीं है, और वहां पे मिट्टी का निर्माण करते हैं, वहां पे मिट्टी का क्या करते हैं आपका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, 14 का आंसर हो जाएगा ए। 15, जैव विविधता विकास के लाखों वर्षों का इतिहास का परिणाम है। यह देखो, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। पादप और जंतुओं की प्रजातियों में आपका बहुत सारी विविधता होना। तो पादप और जंतुओं की प्रजातियों में बहुत सारी विविधता होना, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, ये 1-2 सालों में होगा या कई साल लगेंगे, जल्दी जवाब दो। ये 1-2 सालों में होगा या कई साल लगेंगे, लाखों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते। तो पहला सही है, जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है आपका। एक जीव कैसे परिवर्तित हो रहा है, उसकी नई नई स्पेसीज कैसे आती रही हैं, नए नए स्पेसीज कैसे पैदा होती है, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जैव विविधता को समझने के लिए देखो, देखो बायोडाइवर्सिटी की बातें करें ना, बायोडाइवर्सिटी की बातें करें अगर हम, बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बातें करें, जैव विविधता की बातें करें, तो बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार की होती है। एक होती है जेनेटिक, आनुवंशिक, आनुवंशिक। ठीक है, एक होती कम्युनिटी,
कम्युनिटी आपका सामुदायिक, एक होती कम्युनिटी या सामुदायिक, एक होती इकोसिस्टम, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, ठीक है, जैव विविधता, पारिस्थितिकी जैव विविधता, जैव विविधता। पारिस्थितिकी जैव विविधता में हम क्या करते हैं, अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र को लेते हैं और अलग अलग इकोसिस्टम को लेकर के आपका ठीक है, सिंपल सी बात है कि इकोसिस्टम है आपका, इकोसिस्टम में आपका अलग अलग इकोसिस्टम लिया जाएगा, अलग अलग इकोसिस्टम लिया जाएगा तो अलग अलग स्पेसीज होंगे। देखिए अलग अलग स्पेसीज अगर होंगे तो सिंपल सी बात है, अलग अलग स्पेसीज के कारण क्या होगा, अलग अलग स्पेसीज के कारण क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी अलग अलग होगा। अब इसमें एक ही आपका प्रजाति है और एक ही प्रजाति के दो जीव हैं, तो जिन के लेवल पे आपका क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है। यहाँ पे अलग अलग प्रजातियां हैं तो अलग अलग प्रजातियों के आधार पे क्या होता है, जैव विविधता में अंतर पाया जाता है। 12 नंबर छूट गया, क्या है 12 नंबर, 12 नंबर क्या है, पारिस्थितिक अनुक्रमण के संबंध में यह व्यापक विलुप्ति के बाद लाखों वर्षों का हो सकता है, सही है, या कुछ दशकों का हो सकता है, यह भी सही है। एक त्वरित प्रक्रिया है, गलत है, ये त्वरित प्रक्रिया नहीं है, ये स्लो प्रोसेस है, तो 3 गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी 1 और 2, आंसर हो जाएगा बी 1 और 2। चलो आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता को आनुवंशिक जैव विविधता, जीवों की जीन्स के विविधता, बिल्कुल ठीक है। आनुवंशिक का मतलब आपका जीन के स्तर पे डाइवर्सिटी, जीन के स्तर पे डाइवर्सिटी। प्रजाति जैव विविधता एक निश्चित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या है, ये भी सही है। पारिस्थितिकी जैव विविधता का अर्थ केवल स्थलीय, गलत है, स्थलीय एवं जलीय दोनों होता है, स्थलीय एवं जलीय दोनों होता है, आवास में दोनों होता है, तो 3 गलत हो जाएगा, आंसर होगा बी, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। देखो इनडेंजर्ड स्पेसीज कह रहा है, इनडेंजर्ड स्पेसीज का मतलब होता है जो प्रजातियां संकट में है, जिनकी संख्या खत्म होने वाली है, जो प्रजातियां संकट में है, जिसकी संख्या खत्म होने वाली है, उसे कहा जाता है इनडेंजर्ड प्रजातियां। वे सभी प्रजातियां समझो विलुप्त होने का खतरा है, सही है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN क्या करता है, इंडेंजर्ड स्पेसीज का एक रेड डाटा लिस्ट तैयार करता है, रेड डाटा लिस्ट तैयार करता है और रेड डाटा लिस्ट तैयार करके उसमें डालता है कि कौन सी प्रजातियां आपका विलुप्त होने वाली हैं और कौन सी प्रजातियां विलुप्त नहीं होने वाली हैं। दूसरा सही है, इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण जीवन सुनिश्चित नहीं रहता है, सुनिश्चित नहीं, गलत है। कह रहा कि इनकी संख्या समझो आपका, इनकी संख्या कह रहा कम, जीवन सुनिश्चित नहीं है, भैया क्यों नहीं सुनिश्चित है, आप संरक्षण करो। आप कह रहे हो जीवन सुरक्षित नहीं, क्यों नहीं सुरक्षित है, आप संरक्षण करो, आप कंजर्वेशन करो, आप कंजर्वेशन करो, आप संरक्षण करो, बिल्कुल सुरक्षित है, आपको कंजर्वेशन करना पड़ेगा, आपको कंजर्वेशन करना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा बी। विलुप्त क्या कह रहा है, ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1, दुर्लभ प्रजातियां, ठीक है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, फिर से अभी हम लोगों ने क्या चर्चा किया, फिर से 1 मिनट। कह रहा है संकटग्रस्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियों का मतलब आपका इनकी संख्या कम है, ठीक है, इनके लुप्त होने का खतरा है, ठीक है। अगला है तो ए का हो जाएगा 2, हाँ बालक, ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, बी का हो गया 3, तो सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 1।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, देखो ट्रॉपिकल रीजन की बातें कर रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में तापमान भी ज्यादा होता है और रेन भी ज्यादा होती है। बताओ, ट्रॉपिकल रीजन में तापमान और रेन ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सघन वनस्पतियां पाई जाएंगी। जल्दी बोलो, यहाँ पे डेंस वेजिटेशन पाया जाएगा। तो यहाँ पे बताओ रिच बायोडाइवर्सिटी होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे धनी बायोडाइवर्सिटी होगी, रिच बायोडाइवर्सिटी होगी, आपका रिच बायोडाइवर्सिटी होगी। तो इसे मेगा डाइवर्स रीजन कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेगा डाइवर्स रीजन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। मेगा डाइवर्स रीजन क्यों कहा जाता है? मेगा डाइवर्स रीजन इसलिए कहा जाता है, मेगा डाइवर्स रीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रजातियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। मेगा डाइवर्स रीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रजातियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। प्रजातियों की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, सुनो ध्यान से, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट देखो क्या है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एक ऐसे प्रदेश होते हैं, सुनो, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एक ऐसे प्रदेश होते हैं जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। 1500 से अधिक प्रजातियां, 1500 से अधिक प्रजातियां, समझो 1500 से अधिक प्रजातियां क्या है? आपका प्रजातियां जो है वह आपका लोकल स्पेसीज है, स्थानीय प्रजातियां हैं। तथा 70%, समझो 70% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। 70% जो प्रजातियां हैं आपका, 70% प्रजातियां क्या हो चुकी हैं? 70% प्रजातियां आपका विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसे रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है, ऐसे रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हॉटस्पॉट, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की जब हम बातें करते हैं, समझो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की जब बातें करते हैं, प्रश्न किसके आधार पर पहचाना जाए? तो हम वनस्पति, पादप और जंतुओं में से वनस्पति को चूज करते हैं। पादप और जंतुओं में से हम किसको चूज करते हैं? वनस्पतियों को चूज करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों की जीवों का 85% पौधे और जीव अन्यत्र नहीं पाए जाते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है तो यहाँ पे लोकल स्पेसीज ज्यादा होंगे, और लोकल स्पेसीज जो होते हैं हर जगह नहीं पाए जाते हैं, उसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, हवाई द्वीप में विदेशी प्रजातियों के आगमन के कारण असुरक्षा बढ़ी। हवाई द्वीप क्या, याद रखो, दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र है, दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है, अगर वहां पे विदेशी प्रजातियां आती हैं, आपका बाहर की प्रजातियां आती हैं, तो वहां के स्थानीय प्रजातियों को नष्ट करने लगती हैं। जैसे हमारे यहाँ यूकेलिप्टस आया, ठीक है, तो उसने यूकेलिप्टस ने क्या किया? बाकी प्रजातियों को नष्ट करना शुरू किया। तो विदेशी प्रजातियां हमेशा स्थानीय प्रजातियों को नष्ट करती हैं। ये हवाई द्वीप नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, विदेशी प्रजातियां अगर आएंगी तो नुकसान पहुंचाएंगी। ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972, समझो, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972, प्राकृतिक सीमाओं के भीतर प्रजातियों का संरक्षण। पृथ्वी सम्मेलन 1992, समझो, पृथ्वी सम्मेलन 1992, ठीक है, इसकी बातें करें तो भारत समेत 156 देशों के द्वारा इस पे शामिल किया गया। IUCN, IUCN आपका ये क्या करता है? जैव विविधता का निर्धारण करता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का निर्धारण करता है, विश्व संरक्षण कार्य योजना, ये आपका बचा हुआ 3 कर लेना, ठीक, इसे टिक कर लेना। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वे क्षेत्र हैं जहां पे जाति समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिकता, लोकल, समझो उच्च स्थानिकता होती है, समझो उच्च स्थानिकता होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। कह रहे कि दुनिया में कुल 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, 25 नहीं बालक, 36 है। विश्व में क्या कहते हैं? आपका 36 है, आपका विश्व में क्या है? आपका 36 है। आप क्या है अमेजन में? 86% जी, है दिमाग उमाग तुम्हारा ठीक है क्या? है क्या है अमेजन में? ये पागल उगल हो क्या तुम? है तुम लोग पागल उगल हो क्या? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझ रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये तुम्हारा दूसरा स्टेटमेंट जो तुम्हारा पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझ रहे हो? ये दिमाग उमाग ठीक है, ठिकाने हैं दिमाग उमाग, दिमाग उमाग ठिकाने नहीं है।
अमेजन में असर, पागल हो गए हो क्या? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेडागास्कर में क्या कहते हैं आपका जो प्रजाति पाई जाती है 85% प्रजातियां दुनिया के किसी अन्य हिस्से में नहीं पाई जाती है। तो जो मेडागास्कर तुम्हारा स्पेशली ये मेडागास्कर के लोकल स्पेसीज की बातें कर रहा है, मेडागास्कर के ये लोकल स्पेसीज की बातें कर रहा है। तो मेडागास्कर का जब लोकल स्पेसीज है तो दुनिया की केवल हमेशा दुनिया के अन्य क्षेत्रों में क्यों पाया जाएगा जी? अमेजन में दुनिया की 85% प्रजातियां पाई जाती हैं। दोनों स्टेटमेंट में तुम लोगों को अंतर समझ में नहीं आ रहा है क्या? दोनों स्टेटमेंट में आप लोगों को अंतर समझ में नहीं आ रहा है क्या? अंतर समझ में नहीं आ रहा दोनों स्टेटमेंट में आप लोगों को? ये कह रहा है कि मेडागास्कर में जो प्रजातियां मेडागास्कर में पाए जाने वाले, मेडागास्कर की स्पेशली बातें कर रहा है कि मेडागास्कर में पाए जाने वाले जो प्रजातियां हैं इसका 85% किसी और क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा। अरे भाई जो प्रजाति मेडागास्कर में है वो दुनिया के किसी और हिस्से में क्यों पाई जाएगी? दुनिया के किसी और हिस्से में क्यों पाई जाएगी? अमेजन में पूरे के पूरे दुनिया की 85% प्रजातियां रहती है। तो दोनों स्टेटमेंट में तुम लोगों को अंतर नहीं दिख रहा है क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो और तुरंत बोल देते हो कि सर ऐसा नहीं, इसका आंसर ये होगा? तुम्हें 1 सेकंड लगता है टीचर को गलत साबित करने में? कौन बोल रहा था ये? 1 सेकंड तुम्हें लगता है टीचर को गलत साबित करने में? बदमाशी नहीं, याद रखो, ध्यान देना है नहीं, खाली बदमाशी करना है। तो दूसरा हो गया गलत, पहला हो गया सही। दूसरा हो गया गलत, पहला हो गया सही। कह रहा कि भारत में पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय 3 हॉटस्पॉट। देखो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये इंडिया है। इंडिया में क्या कहते हैं आपका टोटल आपका हॉटस्पॉट की बातें करें, एक वेस्टर्न घाट है, सुनते जाना, एक वेस्टर्न घाट है, एक वेस्टर्न हिमालय है, एक ईस्टर्न हिमालय है, एक ईस्टर्न हिमालय है और एक है इंडो बर्मा, एक इंडो बर्मा है, समझो इंडो बर्मा। तो ऐसे करोगे तो टोटल 4 हो जाएंगे। सुनते जाओ क्या कहते हैं, ऐसे करोगे तो टोटल 4 हो जाएंगे। वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय को एक साथ मिला दिया जाए तो उसे हिमालय कहा जाएगा। वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय को एक साथ मिला दिया जाए तो इसे हिमालय कहा जाएगा। तब ये 3 हो जाएगा। इंडो बर्मा जो है ये भी हिमालय का ही पार्ट है, तो इंडो बर्मा को भी हिमालय के साथ जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा। इंडो बर्मा को भी हिमालय के साथ जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा। तो 4 है तब भी ठीक है, 3 है तब भी ठीक है, 2 है तब भी ठीक है। याद रखो क्या कहते हैं, 4 बोला जाए तब भी ठीक है, 2 बोला जाए तब भी ठीक है, 3 बोला जाए तब भी ठीक है, 3 बोला जाए तब भी, क्योंकि मैंने आपको यहां पे बता दिया, यहां पे कि 4 क्यों होगा। इंडो बर्मा में अंडमान निकोबार आ जाता है और अंडमान निकोबार आपका हिमालय का ही पार्ट है। तो 4 क्यों होगा, 3 क्यों होगा, 2 क्यों होगा, मैंने आपको बता दिया। चलिए, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट में आराम से आपका अंडमान निकोबार सुंडालैंड सब आ जाता है। कहां से पढ़े हैं आप लोग हैं? इंडो बर्मा हॉट स्पॉट में सुंडालैंड तक पूरा रीजन आ जाता है। वो आपका अराकान योमा का क्षेत्र है। चलिए बढ़िए यहां से आगे। संकटग्रस्त प्रजातियों की युग्मकों को निम्न ताप परीक्षण तकनीकी के द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। वाह स्थाने की बात कर रहा है। देखो, जब भी प्रजातियों का हम संरक्षण करते हैं 2 प्रकार से करते हैं, आपका इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में जहां पे प्रजातियां रहती हैं वहीं पे उनको कंजर्व कर दिया जाता है, और एक्स सीटू में उनके आवास से निकालकर उनको बाहर लेके चलते हैं और वहां पे जाकर के उनको कंजर्व करते हैं। वहां पे जाकर उनको हम क्या करते हैं, वहां पे जाकर उनको हम कंजर्व करते हैं। ये एक्स सीटू हो जाएगा। इन सीटू का मतलब उनको उसी के आवास में कंजर्व करते हैं,
उनको उसी के आवास में कंजर्व करते हैं। तो XC2 में हम प्रजातियों को बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल करके नई नई तकनीकी अपनाते हैं। टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, आपका जीन पूल सेंटर बना देंगे, जीन पूल केंद्र बना देंगे, बोटानिकल गार्डन बना देंगे, ठीक है, बोटानिकल गार्डन बना देंगे। ये सारी की सारी चीजें क्या कहते हैं, हम बना देंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, कह रहा है कि आपका प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स कैन बी डन ओनली बाय द टिश्यू कल्चर। नहीं, केवल टिश्यू कल्चर के द्वारा नहीं, टिश्यू कल्चर के द्वारा हो सकता है, जीन पूल सेंटर के द्वारा हो सकता है, आपका जेनेटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हो सकता है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कह रहा है कि सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ प्लांट्स ऑफ कॉमर्शियल इंपोर्टेंस कैन बी स्टोर्ड सीड बैंक फॉर लॉन्ग टाइम। यस, लंबे टाइम तक जीन पूल सेंटर में इसको आपका स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे दो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण भारत के सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र का नेटवर्क है, ठीक है। आपका पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क, केरल वाला पेरियार नेशनल पार्क। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर दीजिए। बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, रणथंबोर ठीक है, कर लो जरा सा इसे, कर लो जरा इसे, मिला लो, मिला लो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये होगा तुम्हारा उड़ीसा, ये फैक्ट है। ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे के सारे क्या कहते हैं आपका फैक्ट्स हैं, ये सारे के सारे आपके फैक्ट्स हैं। चलिए, कृष्णा, कृष्णा नदी तुम्हारा यहां पे हो जाएगा, 1 का 3, 1 का 3 हो गया, ठीक है। बी का तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो बी का 1 हो जाएगा। सी का तुम्हारा 2 हो जाएगा, तो सी का तुम्हारा 2 हो जाएगा। 3 1 2 कर लो जल्दी से आपका, 3 1 2, ये फैक्ट हैं सारे। अगला हेमिस, हेमिस तुम्हारा लद्दाख में मिलेगा, तो सी का होगा तुम्हारा 1। हेमिस तुम्हारा मिलेगा लद्दाख में। इंद्रावती तुम्हारा मिलेगी छत्तीसगढ़ में, बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1। कहाँ है, बी का 4, बी का 4 4 और सी का 1। ए का 3 कर दो और क्या बचा, पखुई, ये कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, समझो। कह रहा कि फूडम, फूडम आपका ये बर्ड सेंचुरी है, फूडम बर्ड सेंचुरी है, ये दमन एवं दीव में है, ये दमन एवं दीव में है, तो ये गलत है। नेत्रावली वन्य सेंचुरी ये गोवा में है, ये गोवा में है, तो ये भी गलत है। भगवान महावीर अभ्यारण्य, भगवान महावीर अभ्यारण्य ये गोवा में सही है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपका पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर, ये भी गोवा में है, ये भी गोवा में है। इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 विभिन्न प्रकार के जानवरों, पक्षियों और पौधों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, सही है, कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, सही है। 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 का वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है वो बनाया गया पादपों के लिए, जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए, क्या कहते हैं आपका पक्षियों के लिए, इन सभी के संरक्षण के लिए बनाया गया, ठीक है। दूसरा, यह अधिनियम राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना का प्रावधान करता है ताकि प्राकृतिक आवासों की रक्षा की जा सके। यस, बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके 3 जोन होते हैं। सबसे बाहर वाले क्षेत्र को ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं, जहां पे संरक्षण भी होता है और मानव की आर्थिक गतिविधियां भी होती हैं। दूसरे वाले जोन को बफर जोन कहते हैं और तीसरा वाला अंदर वाला जोन कोर जोन होता है। ये दोनों प्रोटेक्टेड जोन है, इसका केवल और केवल, ये दोनों प्रोटेक्टेड जोन है, इसका केवल और केवल जो उपयोग है, केवल और केवल जो उपयोग है वह उपयोग एजुकेशन के पर्पज से किया जाता है। नेशनल पार्क एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बड़ा रिजिड कॉन्सेप्ट है,
नेशनल पार्क में बंदूक लेकर हथियार रखना, लेकर के जाना, ये सब कानूनी अपराध है। यहां तक कि नेशनल पार्क में किसी अदर क्षेत्र के जानवर का जा करके ग्रेजिंग करना, चरना, ये भी आपका पनिशेबल ऑफेंस है, याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एशियाई शेर गिर हो जाएगा, गिर में एशियाई शेर है, गिर में आप गुजरात वाला गिर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तुम्हारा उत्तराखंड वाला राजाजी नेशनल पार्क। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, सही है। कब बना था? 1973 में, 1973 में। ये पूरे एशिया महाद्वीप में अपनी तरह का पहला उद्यान था, यस, पूरे के पूरे एशिया में, ठीक है। 1973 में शुरू किए, प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट था, बिल्कुल ठीक है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है आपके सही हैं, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम विभिन्न, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है यार, अभी तो हमने चर्चा किया था, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने चर्चा किया। सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए। गिर गुजरात, भरतपुर राजस्थान, ठीक है, काजीरंगा असम, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। मिला लो जरा इसे, मिला लो जल्दी से, जल्दी से मिला लो। 35 दुनिया का पहला एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान को केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? मणिपुर में है। ये कहां पर है? ये मणिपुर में है। वास्तव में वहां पे विशेष प्रकार की घास है, वो घासें आपका तैरती रहती हैं, इसलिए इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, यस। समझो आपका भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नीलगिरी था। समझो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था और इसको बनाया गया था 1986 में, इसको 1986 में बनाया गया था। अगर भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या की बातें करें तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या तुम्हारा 18 है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 18 है। उसी में से एक नंदा देवी है, इसका क्षेत्रफल लगभग 630 वर्ग किलोमीटर है। यह नंदा देवी चोटी के चारों ओर फैला हुआ, सही है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट टाइगर की बातें कर रहा है। देखो अभी हमने चर्चा किया कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, टाइगर के संरक्षण के लिए, और हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया। स्पेशली हमने क्या बनाया? जिम कॉर्बेट आपका नेशनल पार्क बनाया, आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमने बनाया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया। बड़ा तुम लोगों को आंसर आ रहा है 37 का डी है, आंसर मिल गया तो तुम लोगों को 37 का डी आ रहा है। ज्यादा परेशान करोगे आंसर अपलोड ही नहीं करवाऊंगा, ज्यादा परेशान करोगे आंसर अपलोड ही नहीं करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा आंसर अपलोड, फिर मान जाओगे, सब लोग सुधर जाओगे। समझे कि नहीं समझे? तुरंत सुधर जाओगे 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर सुधर जाओगे। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ठीक है, गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में क्या कहते हैं आपका? कच्छ में। और यहां पे आपका ओशियनिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यहां पे ओशियनिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यहां पे ओशियनिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है, यहां पे ओशियनिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, आपका ओशियनिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, नहीं बताओ, ये तो अभी आया था, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? एनटीसीए 2005 में, एनटीसीए की स्थापना हुई थी 2005 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट देखो क्या है, ये शुरू किया गया 1992 में फॉर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट, फॉर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट, हाथियों के संरक्षण के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट। अब ये जो एलिफेंट का कंजर्वेशन किया जाएगा,
ये जो एलिफेंट का कंजर्वेशन किया जाएगा, ये प्रत्येक एलिफा का, हर प्रकार के हाथियों का, यहाँ पे हर प्रकार के हाथियों का कंजर्वेशन किया जाएगा। हर प्रकार के हाथियों का यहाँ पे क्या किया जाएगा, कंजर्वेशन किया जाएगा आपका। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, एलिफेंट कॉरिडोर बनाया गया। इसके लिए एलिफेंट कॉरिडोर बनाया गया, हाथी गलियारा बनाया गया, और हाथियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवागमन का क्या किया गया, आपका आवागमन की सुविधा दी गई। आई बात समझ में? तो कह रहा है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा यह परियोजना केवल जंगली हाथियों, गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है हर प्रकार के हाथियों, चाहे जंगली हाथी हो चाहे पालतू हाथी हो, चाहे जंगली हाथी हो चाहे पालतू हाथी हो, दोनों की बातें कर रहा है आपका। यहाँ पे लिखा केवल जंगली हाथी, ये गलत है। तो 3 हो गया गलत, 4 हो गया सही। 1, 2 और 4 आंसर होगा बी। और बोलो डी, कहाँ गए डी वाले? भाई कहाँ है डी वाले? और डी बोलो, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। बोलो डी। बदमाश कहीं का। भारत का पहला तितली उद्यान, भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? बंगलुरु में। भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? बंगलोर में, बंगलुरु में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्यों में से एक है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका। क्यों एक है, समझो क्या कहते हैं। सुल्तानपुर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या कहते हैं आपका, क्यों फेमस है? क्योंकि सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, यूरोप हो गया, रसिया हो गया, साइबेरिया हो गया, अलग अलग हिस्सों से क्या है आपका माइग्रेटरी स्पेसीज आते हैं। माइग्रेटरी स्पेसीज आते हैं, आपका प्रवासी पक्षी आते हैं और आकर के यहाँ पे निवास करते हैं, इसलिए फेमस है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ये तो तुम लोग कर लोगे, ये तो तुम लोग कर लोगे ना, जल्दी बोलो। पन्ना मध्य प्रदेश, मानस कहां चलें, असम, कच्छ का रण, ठीक है, डिब्रू सैखावा। चलो 43, ठीक है ना, ठीक है, इसका आंसर कर लेना। चलो 44, मैन एंड बायोस्फीयर, सुनो ध्यान से। मैब कार्यक्रम, जिन लोगों ने मुझसे क्लास किया हुआ है वो लोग जानते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। मैब कार्यक्रम मैंने पढ़ाया हुआ है। मैब की बातें करें तो ये 1972 में आपका यूनेस्को के द्वारा 1972 में यूनेस्को के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम था। चलाया गया एक कार्यक्रम था, चलाया गया एक कार्यक्रम था। इसका पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस था, मेन उद्देश्य था ह्यूमन और एनवायरमेंट दोनों के बीच में क्या करना था, फ्रेंडशिप कराना था, मित्रवत संबंधों की स्थापना करना था। दोनों के बीच में क्या कहते हैं, फ्रेंडशिप कराना था, मित्रवत संबंधों का क्या कहते हैं आपका स्थापना कराना था, मित्रवत संबंधों की स्थापना करना था। साथ ही साथ इसी के बाद समझो आपका 1972 में, इसी के बाद 1972 में भारत का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आया। समझो इसी के तहत भारत में 1972 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आया था और हमने पादप और जंतुओं का सुरक्षा करना उद्देश्य किया था। तो यूनेस्को के द्वारा किया गया है, सही है। उद्देश्य मानव और पर्यावरण की संतुलन स्थापित करना, सतत उपयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। 45, भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा, मैं अभी तो बताया गया 12, अभी बताया गया 12, कितने को, 12 को, आपको 12 को दिया गया है। चलो इसको सुमिलित कर लो जरा सा, क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, सी का 2, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, ए का 3, ठीक है, अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई, ठीक है, बी का गड़बड़ हो गया क्या, सी का क्या है तुम्हारा,
ए का 3, सी का 2, ए का 3, सी का 2, तो बी का हो जाएगा 1। शेषाचलम तुम्हारा आंध्र प्रदेश। चलो, वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी? 18 है। वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी? 18। मैंने आपको बताया अभी। कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिब्रू सैखावा, ठीक है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, सही है। असम में बैठा हुआ, ये भी सही है। असम में बैठा हुआ ये भी सही, भी कुछ टाइम पहले आया था, मिलान करने वाले में कुछ आया था। शांति रखोगे या करोगे विद्या कसम? खिलाएं विद्या कसम? अभी विद्या कसम खिला रहे हैं। चुप मार के पढ़ाई नहीं करना, विद्या कसम खाएंगी। खिलाएं अभी विद्या कसम हम? नहीं कि चुप मार के पढ़ ले, क्या कहते हैं। चलिए विद्या कसम खाने के लिए अभी खिला देंगे विद्या कसम। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है। 50। भारत सरकार ने 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व की योजना शुरू की, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण करना, पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना, यह भी सही है। बायोस्फीयर रिजर्व केवल पौधों जानवरों के संरक्षण के लिए बनाए गए, ठीक है, मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है, गलत है। जो संक्रमण प्रदेश है, इसका जो संक्रमण प्रदेश है, इस संक्रमण प्रदेश में मानवीय गतिविधियां होती हैं। इसका जो संक्रमण प्रदेश है, इस संक्रमण प्रदेश में मानवीय गतिविधियां की जाती हैं। इसका जो संक्रमण प्रदेश है, इसके संक्रमण प्रदेश में मानवीय गतिविधियां की जाती हैं आपका, तो तीसरा हो जाएगा गलत। आंसर होगा ए। आंसर होगा ए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलो भाई बढ़ते हैं इससे आगे। आंसर हो जाएगा हमारा ए। कहां गई विद्या कसम वाली? ये किधर है विद्या कसम वाली? आज मैं रिलैक्स मूड में हूं, तो तुम लोगों को क्या कहते हैं, अच्छे से सुन रहा हूं। इसका पीडीएफ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? अभी इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, क्लास के बाद इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। कहां गई विद्या कसम वाली? हे देवी, हे स्वर्गलोक की देवी, या भूलोक की परम पूज्य देवी, या यमलोक की क्या कहते खूंखार देवी, कहां है आप विद्या कसम वाली? आप कौन सी देवी हैं? स्वर्गलोक की देवी हैं, या पृथ्वी लोक की परम पूज्य देवी हैं, या यमलोक की खूंखार देवी हैं? कहाँ की हैं आप देवी? हाँ बिल्कुल हेल्प करेगा, यूपीएससी में हर जगह हेल्प करेगा। क्लास को डाउनलोड करने का ऑप्शन के लिए आप मैनेजमेंट से बात करो, ये वही बता पाएगा ये क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। चलो अब कुछ मानचित्रण के क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ मैपिंग के क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम कुछ मानचित्रण के क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका ना ना घर की देवी थोड़ी होती ना है, गलत बात है। घर की देवी क्या? तुम मुझ समझ गया, तुम यमलोक वाली हो। तुम, मैं समझ गया तुम क्या कहते हैं, यमलोक वाली हो। तुम क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हैं, यमलोक वाली देवी हो। मैं समझ गया तुम क्या कहते हैं, यमलोक वाली हो। चलो भाई, अब हम मैपिंग के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सर आप बहुत अच्छे, ना ना मुझे पता है मैं बहुत अच्छा हूं। तुम क्या कहते हैं, मैं समझ रहा हूं क्या कहते हैं। तुम मुझे बहला फुसला रहे हो ना, मैं बहलने फुसलने वाला मास्टर नहीं हूं। मुझे कोई बहला फुसला नहीं सकता है। देखो रे बालकों, ये विद्या कसम का के बहला रही कि सर आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे भी पता है मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ, अच्छा दिखता हूँ। कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को बड़ा पसंद हूँ, मैं खुश रहता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये सब काम करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है।
बटरिंग कर रही है ये, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बटरिंग कर रही है कि सर क्या कहते हैं, हमको क्या कहते हैं नहीं समझेगा। नाम क्या है इसका, निकालो। ऑफलाइन में आने वाले हैं, इसका नाम पता करो कौन है। जल्दी ही ऑफलाइन में आने वाले हैं, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर ऑफलाइन क्लास में आने वाला हूं मैं, जल्दी ही आने वाला हूं। फिर इसको खड़ा करते हैं क्लास में। चलो मैं क्या कहते हैं, अरे ऐसे ही बोला मैंने, छोड़ दो। क्या कहते हैं क्वेश्चन, क्या कहते हैं एनवायरमेंट वाला बायोडा खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेंगे मैपिंग का। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेंगे मैपिंग का, ले लेंगे क्वेश्चन का, मैपिंग का क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, चलिए चलो बालक आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन अब मैपिंग के ले लेते हैं, मैपिंग के ले लेते हैं आपका। अब कह रहा है कि एशिया महाद्वीप से होकर 3 अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। एशिया महाद्वीप से इक्वेटर भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है, इक्वेटर भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है, और साथ ही साथ समझो आपका आर्कटिक, रसिया वाले हिस्से से आर्कटिक भी गुजरती है। तो पहला तो भाई सही है। कह रहा है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर, हाँ है हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक ये भी है, पूर्व में प्रशांत ये भी है, सही है। लेकिन व्याख्या कहां है, व्याख्या कहां है। एशिया महाद्वीप से होकर 3 अक्षांशीय वृत्त इसलिए गुजरते हैं क्योंकि एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्योंकि एशिया महाद्वीप क्या कहते हैं, दुनिया का क्या है आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका दुनिया का, इसलिए तीनों गुजरती हैं। अब ये तीनों, उत्तर में ये है आपका हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर है, सही है। व्याख्या कहां है, व्याख्या कहां है आपका, नहीं है व्याख्या, व्याख्या नहीं है यार। तो सिंपल सी बात है, कहां गया आंसर, हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। कह रहा भैया कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, गलत है। ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, स्मॉलेस्ट है आपका। दक्षिणी अमेरिका पनामा जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका जिब्राल्टर की जल संधि से यूरेशिया से अलग होता है। बिल्कुल ठीक है, मैपिंग में पढ़ाया है तुम लोगों को। जिन बालकों ने मैपिंग मुझसे पढ़ा हुआ है उनको पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अब जानते रहो ऐसा होता है। चलो भाई, कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो तुम खुद ही बता दो यार। ये तो तुम क्या कहते हैं, आपको खुद ही बता दो। ठीक है, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, अब तो मुझे क्या कहते हैं ये सब बताने की क्या कहते हैं आवश्यकता ना पड़े, इसका आंसर तुम खुद भी पढ़ा दो। थ्योरी का भी रिवीजन करा दीजिए। कैसे करा दें थ्योरी का रिवीजन बच्चे, मैपिंग का सेगमेंट बेटा छोटा नहीं है ना, मैपिंग का सेगमेंट बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो कैसे रिवीजन करा दें। यूट्यूब पे मेरी कुछ क्लासेस पढ़ी होंगी, जाकर के देख लीजिएगा। यूट्यूब पे मेरी कुछ क्लासेस मैपिंग वाली पढ़ी होंगी, जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। बेटा देखो रिवीजन है ना, तो रिवीजन एक लिमिट तक हो पाएगा ना, सारे के सारे चीज का रिवीजन कैसे हो पाएगा। हाँ इतना जरूर है कि जो नोट्स आपको डलवाऊंगा ना, जो नोट्स आपको डलवाऊंगा क्या कहते हैं, नोट्स जो डलवाऊंगा मैं आप लोगों को, उसमें दुनिया के सबसे बड़े पर्वत, सबसे छोटे पर्वत, सबसे ऊंचे पर्वत, सबसे लंबे पर्वत, जल संधियां, ये सारा का सारा चीज होगा, ये सारा का सारा चीज होगा। आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। कौन सी सीमाएं एशिया और यूरोप को अलग करती है। देखो एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत भी अलग करता है, बिल्कुल ठीक है। कैस्पियन सागर भी अलग करता है, काला सागर आपका ये भी अलग करता है, भूमध्य सागर ये भी अलग करता है। बोलो हाँ या ना, ये सारे अलग करते हैं ना, ये सारे के सारे अलग करते हैं आपका, हाँ या ना, जल्दी बोलो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य उपस्थित है। बिल्कुल ठीक है भाई। पूरब में इसके क्या है आपका, पूरब में इसके अटलांटिक है और पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील सबसे बड़ा देश है, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, ये तो देखो फैक्ट है, ये फैक्ट है,
और मैं चाहूंगा कि तुम ऐसे क्वेश्चन ना ही करो, ऐसे क्वेश्चन ना करो, क्योंकि ये चीजें फिक्स नहीं है। नए देश बनते हैं, पुराने देशों पे आक्रमण करके उसे अपने साथ मिला दिया जाता है, पुराने देश पे आक्रमण करके उसे क्या किया जाता है, अपने साथ मिला दिया जाता है। फिर भी अगर चाहो तो इसमें चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप ना करें, फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप मेल ला लीजिए। आप चाहें तो मिला लीजिए। नहीं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या कहते हैं आपको नहीं, आपका ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं चाहिए। हाँ, एसीएम 50 है, एसीएम 50 है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। कह रहा है कि एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल ठीक है। ये है तुम्हारा एंडीज पर्वत, ये है तुम्हारा एंडीज पर्वत, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो सही है। यह बलित पर्वत श्रृंखला प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, बिल्कुल ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पैसिफिक है, ये वाला पैसिफिक है, और ये वाला हिस्सा अटलांटिक है, ये वाला अटलांटिक है, ठीक है। तो दोनों सही है स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलो, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलो। कह रहा है कि दोनों को मिला दीजिए। अमेजन बेसिन, लार्जेस्ट रिवर बेसिन, अमेजन बेसिन ये क्या है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन। तो डी का 2 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इंडीज आपका ये दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1। देखो जरा सा, डी का 2, सी का हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद गुयाना प्राचीन पठार हो जाएगा। क्या बचा तुम्हारा, ब्राजीलियन सील्ड। चलो मैच कर लेना, इसे मैच कर लेना। ग्रेट प्लेन नॉर्थ अमेरिका, पूर्वी यूरोपीय मैदान, और पंपास तुम्हारा साउथ अमेरिका, पंपास तुम्हारा साउथ अमेरिका हो जाएगा। मिला लेना इसे। आगे बढ़ते हैं। पर्वत श्रेणियों को उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में सबसे लंबा से छोटा, सही तो है, अरेंज है या सबसे बड़ा एंडीज है, उसके बाद रॉकी, फिर हिमालय। एंडीज, रॉकी, हिमालय, ये तुम्हारा अरेंज है, ये ऑलरेडी अरेंज है या। नेक्स्ट, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्यों कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया, सास्काचीवान, मोनिटोबा, ओंटारियो, ठीक है, ये तुम्हारे कनाडा के प्रांत हैं। ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, मोनिटोबा, सास्काचीवान, ये तुम्हारे क्या हैं, कनाडा के प्रांत हैं। तो ब्रिटिश कोलंबिया में कई छोटे छोटे पर्वत हैं, समझो, ब्रिटिश कोलंबिया में कई छोटे छोटे पर्वत हैं, इसलिए उसे पर्वतों का सागर कहते हैं। अब समझो, इसका आपका पर्वतों का सागर कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया को है नाम द सी ऑफ माउंटेन इन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिंग टूर टू ब्रिटिश, एक किताब का नाम था। इसी किताब में पहली बार इसे आपका नाम दिया गया था पर्वतों का सागर। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला, माउंट एवरेस्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गुड, क्या बात है। अकांका गुआ, ठीक है। उसके बाद क्या बचा भाई, मैकिनले, अलास्का, ठीक है, और ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। मैच कर लो जरा इसे, मैच कर लो। आगे बढ़ते हैं यहां से। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हर्सिनियन पर्वत के उदाहरण है, नहीं, गलत है यार। ब्लैक पर्वत हर्सिनियन पर्वत की उदाहरण नहीं है, नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का क्या है, आपका एक ब्लॉक माउंटेन है, समझो क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन है, याद रखना आपका, ठीक है। तो पहला गलत है। हर्सिनियन पर्वत का निर्माण प्राचीन वैज्ञानिक युग में हुआ और आमतौर पे अवशिष्ट पर्वत है, यस। हर्सिनियन पर्वत आपके पुराने हैं, हर्सिनियन पर्वत अरावली वाला रीजन हो गया, पुराने हैं, और इनका क्या हुआ है, अपर्दन हुआ है, कटाव हुआ है, इसलिए ये अवशिष्ट पर्वत हो। तो एक गलत होगा और आर सही होगा। इसका आंसर क्या होगा बाला, डी हो जाएगा।
कौन सा गोलन हाइट्स के बारे में सही है? ये देखो फैक्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, आपका फैक्ट है। गोलन हाइट आपका सीरिया, गोलन हाइट्स तुम्हारा क्या है, आपका सीरिया में तुम्हारा एक चट्टानी संरचना है, चट्टानी क्या है आपका संरचना है गोलन हाइट, ठीक है। 1967 की जो इजराइल ने सीरिया से इसे जब्त कर लिया, ठीक है, ये फैक्ट है तुम्हारा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। गोलन हाइट याद रखना, एक चट्टान की तरह संरचना, एक पर्वत की तरह संरचना है। चलो करते हैं सूची का मिलान, सूची का मिलान करते हैं। माउंट टिटलिस ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, चलो मिलाओ जरा, ठीक है। बी AP9 पर्वत, बी का हो गया 1, ठीक है। सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 4। मिला लो जरा इसे, इसे मिला लो जरा, मिला लो इसे। ये देखो जरा इधर, क्या नाम है उसका, राजा सुंदरी, क्या लिखा है? अरे इधर राजा, राजा कहाँ गया राजा? इस लाइन में, हाँ नीचे गया राजा। किधर है राजा? राजा सुंदरी, वो जो कबूतर की तरह अपना चेहरा बना रहा है, लाल 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 चेहरा बनाओगे तो पीला पीला चेहरा कर दिया जाएगा, समझे कि नहीं समझे? अभी पीला पीला चेहरा करवा देंगे, हाँ अभी पीला पीला चेहरा करवा देंगे तुम्हारा, छोड़ दो। राइन नदी के क्षेत्र में क्या कहते हैं, राइन के बारे में समझो। आपका राइन, राइन क्या है, यूरोप की एक नदी है। राइन जो है आपका यूरोप की क्या है, एक नदी है। और यूरोप की एक नदी है, कहां से निकलती? आल्प्स पर्वत से निकलती है। यूरोप की एक नदी है, ठीक है, और ये क्या कहते हैं, आल्प्स पर्वत से निकलती है। अरे निक्कू पटेल, अच्छा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन कब होगा? हे देवी, हे परम पूज्य देवी, आपको वंदना करता हूं मैं, स्वर्गलोक अप्सरा, भूलोक की परम पूज्य देवी, यमलोक की महान देवी, आपका अभिनंदन और वंदन करता हूं। इन देवी का ये कहना है, सर आप ये बताएं कि कब एनवायरमेंट का क्वेश्चन करा देंगे? तो हे देवी, अभी जो 50 क्वेश्चन करवाया गया था देवी, वो किसका क्वेश्चन था? वो एनवायरमेंट का क्वेश्चन था देवी। आप भूलोक में थी या देवलोक में चली गई थी? कहाँ चली गई थी आप भूलोक में थी, देवलोक में चली गई थी, या आपने यमलोक में चली गई थी? वापस आ जाइए भूलोक में, भूलोक में वापस आ जाइए, हम एनवायरमेंट का क्वेश्चन कर चुके हैं, आ जाइए। अच्छा भूलोक में वापस आ जाइए, अपना लोग छोड़ दीजिए, भूलोक में आ जाइए। भूलोक के लोग बड़ा परेशान है आपका दर्शन करने के लिए, आ जाइए, आ जाइए, जल्दी आ जाइए। पहला स्टेट में सही है, जर्मनी और नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है, ये भी सही है आपका। कोलन और वानसार इस नदी किनारे है, इसके पूर्वी किनारे पर, वाहसी पूर्वी किनारे पर नहीं है, पश्चिमी किनारे पर है। तो 1 2 3 इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा क्या कहते हैं, 1 2 3 होगा आपका। तुम लोग ना हंसा हंसा के मास्टर का जान निकाल लोगे तुम लोग, ठीक है ना। हाँ भाई, कहाँ गया किलिमंजारो? किलिमंजारो तंजानिया, तो डी का होगा 4। माउंट मैकिनले, ठीक है, माउंट मैकिनले कहाँ गया? ब्लैक पर्वत, USA, व्हाइट पर्वत, ठीक है, माउंट मैकिनले। जल्दी करो, क्या कहते हैं आपका, ठीक है। ए का हो जाएगा 2, तो ए का हो गया 2, ठीक है, ए का हो गया 2, डी का हो गया 4, तो बी का होगा 3, सी का होगा 1। मैच कर लो जल्दी से, मैच कर लो जल्दी से, क्या कहते हैं, जल्दी से मैच कर लो, जल्दी से मैच कर लो। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण है, सही है। ये आपका क्या है, गुंबदाकार पर्वत है, डोम माउंटेन है, डोम माउंटेन है, ठीक है। क्यों है आपका? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ना, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है, इसका फॉर्मेशन वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ, मैग्मा आया, सील्ड ज्वालामुखी गुंबद बना, मैग्मा आया, क्या कहते हैं आपका, गुंबद बना, क्या कहते हैं आपका, ठीक है। तो दोनों आंसर सही है। एक बोल रहा बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। हे परम पूज्य देवता, आप स्वर्गलोक के देवता हैं या आप क्या कहते हैं यमलोक के देवता हैं? अगर मैं एग्रेसिव हो जाता ना तो इतने प्यार से बात नहीं करता। अगर मैं एग्रेसिव हो जाता, आदित्यराज जी आप कहाँ के देवता हैं? स्वर्गलोक, नरकलोक,
पाताल लोक, यमलोक, भूलोक, या किसी और गैलेक्सी के हैं आप? किसी और गैलेक्सी के हैं? अच्छे मूड में हूं इसलिए अच्छे से प्यार से बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अच्छे मूड में हूं इसलिए प्यार से बात कर रहा हूं। अदरवाइज तुम लोगों ने एग्रेशन देखा है मेरा, अदरवाइज तुम लोगों ने एग्रेशन देखा है। ये पाताल लोक के देवता हैं, ये कहाँ के हैं? पाताल लोक के देवता हैं। स्वर्ग आपका, भूलोक से इनका कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डार्लिंग श्रृंखला, ठीक है, क्वेश्चन ये उठा आपका कि डार्लिंग श्रृंखला कहां बैठा हुआ है, तो ये आपका बैठा हुआ दक्षिणी पश्चिमी तट पे, दक्षिणी पश्चिमी तट पे डार्लिंग श्रृंखला बैठा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से नहीं बना है आपका? ठीक है, ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से नहीं बना, अंटार्कटिका का पठार। अंटार्कटिका का जो पठार है वो स्थानीय उभार से बना है। अंटार्कटिका का पठार जो है स्थानीय उभार से बना हुआ है, स्थानीय उभार से बना हुआ है कि ना कि क्या कहते हैं ज्वालामुखी उभार से बना हुआ है। चलो सब मजाक उजाक छोड़ो, क्या कहते हैं मजाक उजाक छोड़ो, तुम लोग की बात बताओ, विजेता बैच वाले ही बताओ, जो दूसरे वाले देख रहे हो तुम लोग भी बताओ, क्या कहते हैं सब लोग बताओ। तुम लोगों को इतना प्यार से, मोहब्बत से, इतना इज्जत से कोई बात किया है तुम लोगों को? आज तक तुम लोगों को देवियां, देवता, स्वर्ग लोग, अप्सरा, महान पुरुष कोई बोला है आज तक तुम लोगों को? मैं ही तो हूँ जो बोलता हूँ, इतना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, इतना इज्जत दे रहा हूँ, सब कुछ तो दे रहा हूँ मैं, इतना सब कुछ तो दे रहा हूँ। कोई दिया है आज तक? झूठ नहीं बोलेगा कोई, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे दोस्त, कोई नहीं बोला होगा, मैं ही बोल रहा हूँ। बताओ, सबसे ज्यादा इज्जत तो मैं ही दे रहा हूँ तुम लोगों को, सबसे ज्यादा इज्जत तो मैं ही तुम लोगों को दे रहा हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे से नाराज हो, क्या बोला जाए, ये तो गलत बात है। चलो बढ़ते हैं आगे। हम्म। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं, मैच करो। मैच कर लो इसे, मैच कर लो इसे, आपका जल्दी से मैच कर लो, जल्दी से मैच कर लो। बताओ, इतना सेटा का पठार, ठीक है, जैसे सेटा का पठार है, सेटा का मतलब सोटा मत पढ़ लेना, ये सेटा का पठार है। सेटा का पठार तुम्हारा स्पेन में है, सेटा का पठार स्पेन में है और फेमस है मिनरल्स के लिए। ये फेमस है, क्या कहते हैं आपका, मिनरल्स के लिए फेमस है सेटा का पठार। चलो, तुम लोग को इज्जत इतना दे रहा हूं, क्या कहते हैं, फिर भी तुम लोग को इज्जत पसंद नहीं आ रहा है। कौन सा गुंबदाकार पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है? समझो, कौन सा गुंबदाकार पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का उजार का पठार, उजार का पठार। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया का जो पठार है इसमें एक नहीं बड़े सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें एक नहीं बड़े सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, आपका बड़े सारे यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? मैथ्यू फोंटेन मोरी, अमेरिकी समुद्र विज्ञान, टेलीग्राफी का पठार, अटलांटिक महासागर का उत्तला भाग सही है। मोटी ओर ब्रिटिश अनुसंधान पोत, समझो आपका मोटी ओर क्या कहते हैं आपका, ब्रिटिश अनुसंधान पोत, आपका ये गलत है, इसका आंसर कर देना तुम ठीक। ये सब फैक्ट है यार, तुम्हारे बीपीएससी ने ऐसा फैक्ट पूछा है ना। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी संयुक्त अमेरिका कैलिफोर्निया में है? आपका डेथ वैली, डेथ वैली तुम्हारा कैलिफोर्निया में है आपका। और डेथ वैली क्या है बताओ, क्या पढ़ाया हुआ है? डेथ वैली एक रिफ्ट वैली है, डेथ वैली एक रिफ्ट वैली है, एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है, ये एक रिफ्ट वैली है या भ्रंश घाटी का उदाहरण है, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी का उदाहरण है। कह रहा है कि पंजसीर घाटी, ठीक है, पंजसीर घाटी कहां पर है? समझो काबुल, काबुल के उत्तर में है पंजसीर घाटी। चलो भाई, अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज किसने किया था?
अंटार्कटिका, इसकी टेलर घाटी की खोज किसने किया था? रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने किया था। तुम्हारे बीपीएससी ने तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है, अब क्या किया जाए? सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। अच्छा, थार का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, मोजावे का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल, मोजावे का मरुस्थल। ठीक है, कर लो जरा इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। आर का 1, चूहा चूहा आपका। ठीक है, मैच कर लेना, मैच कर लेना जरा इसे। ठीक है, अरे हम बराबर प्यार से बात कर रहे, तुम लोग परेशान ना करो, तो हम बराबर प्यार से ही बात करें। विश्व के गर्म मरुस्थल आपका 15 से 30 डिग्री पर पश्चिमी किनारे पर है, सही है। व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूरब से दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण पूरब से आती हैं अतः महाद्वीप के पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते यह शुष्क हो जाती है, ये भी सही है। याद करो, तुमको पढ़ाया था, सनमार्गी पवनों के द्वारा पूरब से पश्चिम जाने की तरफ पश्चिम में वर्षा कम होती जाती है। पश्चिम में वर्षा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए। हम बराबर, तुम लोग बस डिस्टर्ब कर देते हो ना, तुम लोग परेशान कर देते हो, तो क्या किया जाए बताओ। हाँ, कहाँ गया अटाकामा का मरुस्थल? अटाकामा का मरुस्थल सबसे 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 शुष्क मरुस्थल है, तो सी का करो 3, सी का करो 3। सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ए का करो 1। थार का मरुस्थल सबसे जनसंख्या वाला मरुस्थल है, बी का मतलब 2। भारत में इतनी जनसंख्या कि मरुस्थल फरुस्थल क्या करेगा? हमारे यहाँ इतना ज्यादा जनसंख्या है कि मरुस्थल करेगा ही क्या? हम मरुस्थल में भी जाके रह लेंगे, हम नदी के किनारे रह लेंगे, इतना जनसंख्या है। ठीक है, गिब्सन तुम्हारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। कौन सा मरुस्थल महाद्वीपों के मध्य भाग में है जो आर्द्रता भरी हवाओं से है? देखो, अटाकामा तो होगा नहीं, अटाकामा तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। गोबी का मरुस्थल चीन के बीच में है, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये भी तुम्हारा, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा सी। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैले हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैले हुए हैं। यहाँ पे सवाना प्रकार का जलवायु पाया जाता है, AW प्रकार का जलवायु पाया जाता है, AW प्रकार का जलवायु पाया जाता है। सवाना घास के मैदान को वेनेजुएला में लानोस कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, वेनेजुएला में लानोस कहते हैं, ब्राजील में कंपोस कहते हैं, सिल्वास कहते हैं, आपका अफ्रीका में इसे सवाना कहते हैं, अफ्रीका में इसे सवाना कहते हैं आपका। ठीक है, ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पार्कलैंड कहा है, गलत है। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सिल्वास और कंपोस कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, कंपोस अर्जेंटीना। चलो मैच कर लेना, मैच कर लेना इसे, मैच कर लेना, जल्दी से मैच कर लो। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखो तो ये वाले जो कंट्री हैं तुम्हारे, ये वाले कंट्री, इसी को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो चारों आ जाएंगे, जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, ये चारों के चारों आ जाएंगे, चारों के चारों आ जाएंगे। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड, गलत है, उत्तरी फिनलैंड नहीं है। जब स्कैंडिनेविया पेनिनसुला की बातें करेंगे, स्कैंडिनेविया पेनिनसुला में आपका नॉर्वे और स्वीडन आता है, याद रखो, स्कैंडिनेविया पेनिनसुला में प्रायद्वीप में नॉर्वे और स्वीडन आता है, स्वीडन आता है आपका, स्वीडन आता है। और स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आता है, क्योंकि तीनों का लैंग्वेज सेम है,
तीनों का लैंग्वेज क्या है आपका, तीनों का लैंग्वेज क्या है आपका, सेम है। तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है आर, तो हो जाएगा डी। देखो मैं डी बोल रहा हूं, हो सकता है कि तुमको पीडीएफ मिले तो उसमें इसका आंसर गलत हो सकता है कि तुमको पीडीएफ मिले तो उसमें इसका आंसर गलत हो, ध्यान सुनना, ठीक है। तो ये मत बोलना कि मास्टर ने गलत बताया है। कैस्पियन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है। इसकी सीमाएं रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से लगी हुई, सही है। इससे आपका 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला, यह भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। बाल्टिक, देखो बाल्टिक की बातें करें ना, तो बाल्टिक के पास लैटविया है, लैटविया, एस्टोनिया, एस्टोनिया है, लिथुआनिया भी आएगा, लिथुआनिया भी आएगा, और रसिया का छोटा सा हिस्सा भी बैठा हुआ है, रसिया का छोटा सा हिस्सा भी बैठा हुआ है आपका। तो 1, 3 और 4 होना चाहिए, कई ऑप्शन में है क्या, 1, 3 और 4, लैटविया है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, रसिया भी है, ठीक है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो हम क्या करें बताओ, ऑप्शन में कहीं है ही नहीं 1, 3 और 4, ऑप्शन में कहीं नहीं है आपका। मैपिंग का एक क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, मैपिंग का बीपीएससी में एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता है। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो बताओ क्या करें, ठीक है, कुछ है ही नहीं आपका। इन तीनों को बोलते हैं आपका, इन तीनों को एक साथ मिलाकर बोलते हैं बाल्टिक कंट्री, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, समझ रहे हो ना, इन तीनों को बोलते हैं बाल्टिक कंट्री, ठीक है। रूस का कलिग्रांड सा, देखो है ना पार्ट रूस का छोटा सा हिस्सा जो है क्या कहते हैं वो बाल्टिक सागर के किनारे है कि नहीं है आपका, रूस का छोटा सा हिस्सा जो क्या कहते हैं आपका वो बाल्टिक सागर के किनारे है कि नहीं है बाल्टिक सागर किनारे। और 3 तो वो है लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया वहां पे है, समझ रहे हो ना। चलो बढ़ते हैं आगे, सही कर लेना इसे अपने अकॉर्डिंग। ग्रेट ब्रिटेन, अच्छा इसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है, इसमें उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड शामिल कर दोगे तो यूके हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड शामिल कर दोगे तो यूके हो जाएगा, तो ये भी सही है आपका, तो आंसर हो जाएगा डी आपका। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ब्रिटिश इंडियन ओशन, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन कुछ दिन पहले आया था, डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया पहले ही क्वेश्चन आया था, कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया था आपका, चागोस द्वीप आइलैंड डियागो गार्सिया कुछ दिन पहले आया था, इंडियन ओशन क्षेत्र में है, मैंने पढ़ाया था इसको, ठीक है। डियागो गार्सिया में अमेरिकी नौसैनिक भी है और ब्रिटिश नौसैनिक भी हैं, दोनों है। साउथ ऑरेंज द्वीप और साउथ सेंट्रल ब्रिटिश अंटार्कटिका क्षेत्र का हिस्सा नहीं है हिस्सा, नहीं है हिस्सा, आंसर हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर से आ गया मिलान करने वाला, मिलान वाला तो परेशान कर दिया है, मिलान वाला तो क्या किया है, परेशान कर दिया है आपका। चलो मिलाते हैं भैया, कुक, चलो भैया कुक को मिला दो, आपका डी का ए का हो गया 2, कुक को मिला दो जरा। चेचन्या तो तुम्हारा रसिया का है ना जी, चेचन्या तो तुम्हारा रसिया का है, तो डी का हो गया 4, ए का हो गया 2 और डी का हो गया 4, चेचन्या तुम्हारा रसिया का हो गया, ठीक है। बी का हो गया तुम्हारा 1 क्रिसमस, बी का हो गया 1 और सी का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 3। कौन सा कथन से ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है, गलत है, सबसे बड़ा द्वीप है। फ्रेंच गुयाना पूरियन क्षेत्र में आपका परीक्षण क्षेत्र, देखो फ्रेंच गुयाना में क्या रखा गया है आपका, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है फ्रांस का, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है फ्रेंच गुयाना में, फ्रेंच गुयाना में उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है आपका, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, तो इसका आंसर होगा बी। ग्रीनलैंड राजनीतिक दृष्टिकोण से यूरोप का हिस्सा, बिल्कुल ठीक है, डेनमार्क, ग्रीनलैंड जो तुम्हारा है उसके ब्रैकेट में जाके देखना, यूरोप का हिस्सा है, डेनमार्क का हिस्सा है आपका, ठीक है। 41 में असत्य पूछा है तो हमने असत्य ही तो टिक किया भैया, असत्य पूछा है, कहां गया असत्य, तो कौन सा कथन असत्य, अच्छा कौन सा कथन असत्य है, तो हो जाएगा आंसर बी,
चलो आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। चलो सही कर दिया मैंने। ठीक है, ये ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही और व्याख्या भी करता है। अस्थल अवरुद्ध देश कौन से? अस्थल अवरुद्ध देश वो हैं जो चारों तरफ से लैंड से घिरे होते हैं, जिनकी सीमाएं चारों तरफ से लैंड से घिरे होते हैं, जिनकी जो सीमाएं हैं वो किसी सागर से, किसी महासागर से नहीं मिलती हैं। ठीक है, अगला कह रहा है आपका कि विश्व में कुल समझो आपका 45 आपके देश भूमि से घिरे हैं। सही है, एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप का स्थल? भूटान है, लाओस है, अजरबैजान है, थाईलैंड। थाईलैंड तुम्हारा सागर के पास में है ना, थाईलैंड तो तुम्हारा सागर के पास है ना, थाईलैंड तुम्हारा सागर के पास है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मिलान करो जरा, मिलान करो। 3, मिलान करो। कर लो मिलान, सिंपल सा है यार, ये सिंपल सा है, सिंपल सा है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान, डुरंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान। चलो मिलाओ, एक का दो, मिलाओ जल्दी से, एक का दो, बी का 1, सी का 3, डी का 4, मिला लो जल्दी से। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील अफ्रीका वाली, ये है विक्टोरिया, ये विक्टोरिया झील है, ये विक्टोरिया झील है, ये तंजानिया में है। तंजानिया, युगांडा, समझो तंजानिया, युगांडा और केनिया, तंजानिया, युगांडा और केनिया तीनों में है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील है आपका ताजे पानी का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे केवल युगांडा और केनिया, गलत है ना, युगांडा, केनिया और तंजानिया तीनों होगा ना, युगांडा, तंजानिया, केनिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती, तो एक और तीन, एक और तीन, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, एक और तीन। कौन सी सीमा रेखा विश्व युद्ध के समय निर्धारित की गई थी और जर्मनी और बेल्जियम? हिंडनराइन, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा की बातें करोगे, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो हिंडनबर्ग रेखा की बातें होती हैं। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा की बातें होती हैं प्रथम विश्व युद्ध में। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है समझो आपका? अल्पाइन, अल्पाइन लाइन तुम्हारा यहाँ पे फ्रांस होगा, अल्पाइन लाइन तुम्हारा यहाँ पे फ्रांस होगा, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पे हो गया खत्म, यहाँ पे हो गया खत्म। मैपिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मन करेगा तो आप इसको देख लीजिएगा, मन करेगा तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा भूगोल खत्म हो गया, भूगोल हमने क्या कहते हैं कंप्लीट किया। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए मैं बता देता हूँ। 100, कितना क्वेश्चन हम लोगों ने किया? 100 क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी, 100 क्वेश्चन ओशिनोग्राफी, 200 क्वेश्चन आपका जियोमॉर्फोलॉजी, 150 क्वेश्चन आपका क्लाइमेटोलॉजी, 300 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी, 50 क्वेश्चन मैपिंग, 50 क्वेश्चन आपका, 50 क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो गया? मैपिंग हो गया, 50 क्वेश्चन आपका बायो ज्योग्राफी एनवायरमेंट। तो 100, 100, 200, 400, 550, 850, 950 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। टोटल हमने 950 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। टोटल हमने क्या कहते हैं 950 क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, मैक्सिमम सॉलिनिटी लेक आपका लेक वान है, लेक वान टर्की की लेक वान। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है टॉपिक का रिवीजन कीजिए। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है आपका टॉपिक का रिवीजन कीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना टॉपिक का रिवीजन करेंगे, जितना टॉपिक का रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। सिलेक्शन का मात्र एक शर्त है, सिलेक्शन का एक मात्र शर्त है टॉपिक का बार बार रिवीजन। जितना ज़्यादा टॉपिक का आप रिवीजन करेंगे आप उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन के पास होते चले जाएंगे।
है वास्तव में, उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन के पास होते चले जाएंगे जितना क्वेश्चन, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे। कोशिश कीजिए बार बार रिवीजन करने का, क्लासेस चलती रहेंगी। कल से आपका इकोनॉमिक्स का क्लास चलेगा, इकोनॉमिक्स का डिस्कशन किया जाएगा। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है भाई। गुड लक, बेस्ट विशेष, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड जय हिंद।